नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार में जंगल राज की याद आ रही है। सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं की जिस तरीके से पुलिस ने पिटाई करी, उनको दौड़ा-दौड़ा के पीटा। कई इसमें कार्यकर्ता घायल हो गए। पिटाई से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। यही नहीं, प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गई, बुज़ुर्गों को भी दौड़ा-दौड़ा करके पीटा गया, वो गिरे, उनको गिरे हुओं को लाठियों से मारा गया। और आज भी एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ कि जब काला दिवस मना रहे हैं पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता, तो आप देखिए बीजेपी विधायक संजय सिंह को विधानसभा से खींच के बाहर उन्हें पटक दिया। तो ये सब जो चल रहा है बिहार में, इसको हम समझेंगे अ, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। धन्यवाद मनिंदर जी। जी। सर, ये क्या चल रहा है नीतीश बाबू के राज्य में? देखिए मनविंदर जी, जी, नीतीश बाबू के राज्य में वही चल रहा है जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो राजनीतिक उनके सहचर थे, लालू जी, प्रसाद, उनके साथ उनके सरकार में रह कर के उन्होंने जो कुछ सीखा है, वही चल रहा है। और जब आप के पास समर्थन नहीं होता है जनता का, आप बैसाखी के सहारे होते हैं, तो फिर आपके राज्य में जो भी चलता है आपको स्वीकार करना पड़ता है। वो जी, चाहे पुलिस दमन हो, चाहे गुंडा राज हो, चाहे अपहरण के मामले हों, चाहे लॉलेसनेस हो, तो ये सब लालू सरकार का पर्याय रहा है। और अब की राजनीतिक दल या लालू की पार्टी के सपोर्ट के साथ बनी नीतीश कुमार की सरकार की भी वही आइडेंटिटी बन गई है। तो जी, ये तो होना ही था। जब आप समझौते दो तरह के होते हैं। एक समझौते वो होते हैं जो आप बेहतरी के लिए, विकास के लिए करते हैं। दूसरे समझौते वो होते हैं जो आप अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। तो अभी जो जनता दल यू और आरजेडी का वो समझौता हुआ है, उसमें आरजेडी को पावर चाहिए और नीतीश कुमार को अपनी सरकार बचाने के लिए बैसाखी चाहिए। तो जी, अब बैसाखी चाहिए, तो बैसाखी को बचा के रखने के लिए या बैसाखी के सहारे के लिए फिर आपको जिसने आपको सहारा दिया है उसकी मनमानी को नहीं रोक पाइए, उसकी मनमानी चलने देनी पड़ेगी। और यही हो रहा है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल की मनमानी को नहीं रोक पा रहे हैं और मूक समर्थन कर रहे हैं। वो मनमानी चाहे जितनी भयावह हो, इतनी जी, भयावह हो गई है कि जब जो राजनीतिक आइडियोलॉजी या जो एक राजनीतिक आंदोलन चला था समाजवाद का, जी, वो विरोध के नाम पर, डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर चला था। 77 के इमरजेंसी के समय चला था। और अब वैसी ही स्थिति हो गई है कि आप विरोध करने जाइएगा तो पुलिस आप पर इतना लाठीचार्ज करेगी कि कार्यकर्ता मारे जाएंगे, हुँ, विधानसभा से लोगों को उठाकर बाहर फेंका जाएगा। तो ये जो गुंडा राज या गुंडई का बिहार का राजनीतिक इतिहास रहा है, वही हो रहा है। हुँ, और विशेष रूप से आरजेडी की ये राजनीतिक संस्कृति रही है। इसको हुँ, इसको आप नकार ही नहीं सकते हैं। ये जी, आरजेडी की चुनावी राजनीतिक संस्कृति है। वो वहाँ सारी राजनीति लठ के बदौलत चलती है। या जी, तो आरजेडी के दबंग कार्यकर्ताओं की लठ चलती है, या उनके आदेश पर पुलिस की लठ चलती है। कितना भयावह स्थिति है जी, कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा है और उसकी प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से इतनी पिटाई होती है कि उसकी मौत हो जाती है। बहुत आ जाती तो है। जी, जी, ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसका वो देखिए, ये दो पूरे देश में दो प्रदेश अलबेले हैं। दोनों जी, आस-पास जुड़े हुए हैं।
एक तीसरा प्रदेश भी था उत्तर प्रदेश, लेकिन वहां पर चीजें बदली हैं पिछले 5-6 साल में। वहां पर जी, जी। इस तरह के एलिमेंट्स को या इस तरह के लोगों को उनकी जगह बताई गई है। और अब तो उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि इस तरह की मानसिकता वाले जब उनका नाम भी आ जाता है कि ये किसी हिंसक घटना में इन्वॉल्व थे, तो वो हाथ जोड़ के थाने पहुंच जाते हैं कि नहीं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और मुझे कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। जी। हालांकि ये डर अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का कानून का भी डर हो, कि लेकिन कई बार कानून को भय दिखाना पड़ता है। और जब आप भय या जब कानून का हनक नहीं होगा, तो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इसी तरह मतलब क्रिमिनल्स फिर बेलगाम हो जाते हैं। तो उन सब को अगर आपको ध्यान में रख के करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त इतना रखना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो आउटलॉज हैं, जो समाज में अशांति फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में कानून का भय होना चाहिए। कानून का भय इस बात का भी होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की कोई गतिविधि पकड़े गए तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आप पर जल्द से जल्द मुकदमा चलेगा और आपको कानूनी जो भी सजा है वो मिलेगी। मुझे लगता है कि ये सब हुआ है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मामलों में अदालत ने उन सब चीज़ों का संज्ञान लिया है और लोगों को बात समझ में आई है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके खिलाफ लोग गवाही देने से डरते थे, खौफ खाते थे, उनको 10-10 साल की, 12-12 साल की और आजीवन कारावास तक हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आप प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त काम कर रहा है। जब प्रशासन चुस्त दुरुस्त काम करेगा तो लोगों में भय खत्म होगा, जो गवाहियां होती हैं वो सही तरीके से होंगी और जो क्रिमिनल्स हैं, आउटलाज हैं, जो वो पनिश किए जाएंगे। और ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में तो सुधरी हैं, लेकिन बिहार में जस का तस है और वेस्ट बंगाल का हालत तो खराब है, खस्ता हाल है। वहां पर तो ऐसी स्थिति है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वहां पर तो अजब तरह की, दूसरी ही तरह की व्यवस्था व्याप्त है। उस व्यवस्था का हाल ये है कि वहाँ चुनाव के समय हिंसा होती है, चुनाव के पहले हिंसा होती है, चुनाव के बाद होती है और उसके बाद भी हिंसा जारी रहती है। आपके राजनीतिक मंशा को, आपके राजनीतिक आइडियोलॉजी को, आपकी राजनीतिक विचारधारा को जो स्वीकार नहीं करता है, उसकी हत्या की जाएगी, चुन चुन कर हत्या की जाएगी। ये बड़ी खराब स्थिति है। और वैसा ही उसी का थोड़ा सा कमतर रूप बिहार में आपको नजर आ रहा है। जो ये हत्याएं हो रही हैं लगभग राजनीतिक हत्याएं हैं, इसलिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। जी, ये नीतीश जी, जो नीतीश बाबू हैं, खुद को कहते हैं कि हमारा तो बड़ा सुशासन चल रहा है। ये क्या एग्जाम्पल पेश किया है इन्होंने? मतलब इस तरीके से डंडे फटकार करके बुजुर्गों को मारा, महिलाओं को पीटा। तो ये मतलब क्या इनकी बौखलाहट है क्या? इनका जो महाराष्ट्र में आपने देखा इस समय शरद पवार जो हैं बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं विपक्ष के जो महागठबंधन है इसका क्या होने वाला है। तो उसको जोड़ के आप किस तरीके से देखते हैं नीतीश बाबू को? देखिए मनोज जी, ये नीतीश की कोशिश ये थी कि किसी तरह से विपक्ष का एक गठजोड़ बन जाए जिसमें कांग्रेस भी आ जाए। इसलिए कि बिना कांग्रेस के आए ये विपक्ष अगर इस मुगालते में है कि वो 200 सीट के आसपास भी पहुंचेगा, तो ये मुगालता ही गलत है उनका। तो नीतीश राजनीतिक रूप से चालाक तो ही हैं, तो उनका ये योजना थी और इसीलिए वो बार बार कांग्रेस को और राहुल को की तारीफ कर रहे थे। ये अपने आप में एक विरोधाभासी स्थिति है कि जो आंदोलन, जो समाजवादी आंदोलन कांग्रेस के परिवारवाद और कांग्रेस के अधिनायकवाद, जिसको हम बोलते हैं कि जो उनका एकदम ऑटोक्रेटिक रूल था, उस ऑटोक्रेटिक व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन उस आंदोलन
के खिलाफ, उस आंदोलन के जितने भी सहचर थे, चाहे वो लालू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का समाजवादी आंदोलन हो, या देश के और किसी भाग का, ये सब ने अब कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है। वो कांग्रेस के समझौता करने की कोशिश है। अब कांग्रेस के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अब इनको आदत पड़ गई है सरकार में रहने की, कंफर्ट में रहने की। अब ये विरोध प्रदर्शन, अब ये सरकार से बाहर, ये कंफर्ट से बाहर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जहां भी इनको कंफर्ट मिलेगा, उनको जब लगेगा कि वो कांग्रेस के साथ जाना लाभदायक है, जब लगेगा बीजेपी के साथ जाना लाभदायक है, तो ये वहां पर जाएंगे। अब उसमें अगर इनके कार्यकलापों के खिलाफ कोई विरोध करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तो फिर वो विरोधी होता है। फिर वो उसको महिला, बुजुर्ग इस नाते नहीं देखते हैं, वो विरोधी के नाते करते हैं। और ये उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जो इन्होंने खुद झेला है, उससे बुरी स्थिति में उसको अपनाते हैं। ये जो इन्होंने खुद झेला है, उससे खराब स्थिति को अपनाते हुए इस तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आंदोलन किए जाते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। और यही मंशा है, यही सब कुछ किया जा रहा है। और ये देखिए, ये नीतीश को सुशासन बाबू कहना, ये कहना कि वो सुशासन लेके आए, ये सबसे बड़ा जोक है। इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता है जी। वो तो बीजेपी जब इनके साथ रहती थी तो इनके ऊपर लगाम लगा के रखती थी कि ये कुछ इस तरह की गतिविधि ना करने पाए जिससे मैसेज खराब जाए। अन्यथा इनको किसी से मतलब नहीं है, ना इनको गुड गवर्नेंस से मतलब है, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, उसकी कुर्सी बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये इसका एक बड़ा खराब मैसेज जाएगा। वो मैसेज ये जाएगा कि लालू के राजनीतिक दल को 15 साल बिहार की जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद अचानक लालू को रिजेक्ट किया गया। लालू को रिजेक्ट सिर्फ इसलिए किया गया, और बड़े वर्ग ने रिजेक्ट किया, कि वो उनका जो जंगल राज था उसके कारण। तो अभी जो हो रहा है, ये वो 15 साल जो पुरानी यादें हैं उनको रिवाइव करेगा। तो ये मुझे लगता है आरजेडी के लिए अच्छे सिम्टम्स या अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस पर उनको सोचने की जरूरत है। और इस तरह की लगातार बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब ये अग्निपथ वाला मामला हुआ था, तो बिहार सरकार ने प्रायोजित किया था पूरे विरोध को। आप एक तरफ विरोध को प्रायोजित करते हैं और दूसरी तरफ विरोध इस तरह का करते हैं। उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, जबकि उसमें यंग लोग थे, यंग बच्चे थे, उसमें एक भी इस तरह की घटना नहीं हुई। और यहाँ पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, जो ज्यादातर अधेड़ है, मतलब 25 के ऊपर के ही लोग होंगे, वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं कि पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। ये अपने आप में बड़ा आयरोनिकल है, ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है। और ये विरोधाभास वाली जो स्थिति है ना, इसको नीतीश को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि नीतीश थोड़ा कुंठित इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि उनको ये उम्मीद थी कि शायद वो उनको एनडीए में वापस ले लेंगे, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। और जिस तरह की स्थिति बिहार में हो रही है, उनके अपने ही लोग उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए बड़ी द्वंद्व की स्थिति है। इसलिए भी ये सब होता नजर आ रहा है। जी मनविंदर जी। शुक्ला जी, एक चीज और देख रही हूं मैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव जो चार्जशीटेड है, आपने अभी जिक्र किया 78 की घटना का, उस समय इन लालू जी ने भी और नीतीश जी ने भी डंडे खाए। तो अब समय बहुत आगे निकल चुका है। ये जो इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है, इनको नहीं लगता था कि इन्हें जवाब देना पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए, इसको एक बात आप समझिए कि जिस तरह से सीबीआई ने चार्जशीट किया है तेजस्वी को,
आज से ये लग रहा है कि शायद तेजस्वी को किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है जी। और अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो नीतीश के साथ हैं वो उनसे दूर भागेंगे और उस समय सरकार को बचाना शायद नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा और इसीलिए नीतीश इस जुगत में थे कि किसी तरह से बीजेपी से पैचअप हो जाए। लेकिन बीजेपी का नेतृत्व अब नीतीश के साथ पैचअप करने के लिए नहीं तैयार है। 1 2 3 4 बार उनसे पैचअप किया जा चुका है, लेकिन नीतीश के साथ अब पैचअप करने के लिए बीजेपी का नेतृत्व नहीं तैयार है और इसी बौखलाहट में इस तरह के निर्णय हो रहे हैं जो कई बार आत्मघाती होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय या ये जो जिस तरह से दमन किया जा रहा है शांतिपूर्ण विरोध को या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को, वो आत्मघाती मुझे ज्यादा दिख रहा है। इससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, सिवाय एक विशेष जो पॉलिटिकल वर्ग है जो एंटी बीजेपी है। लेकिन जो ऐसे वोटर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो न इधर होते हैं न उधर होते हैं और चुनाव के समय फैसला करते हैं बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियों पर, वो निश्चित तौर पर समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से दूर भागेंगे उनके इस तरह से, इसलिए कि उनको फिर लगेगा कि अगर ये फिर जीत के आ जाते हैं और फिर इस तरह से रहेंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक स्थिति है और ये स्थिति सरकार में बैठे लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी घटना होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसको इल्लीगल पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री गैर कानूनी बता दिया जाता है। बहुत इस तरह की घटनाएं हैं जो जनता के जहन में रहती हैं और चुनाव के समय पर सब उसको उभारता भी है और उभर के आता है और उस समय उस पर फैसले होते हैं। ये सब चीज का उत्तर दे पाना, इस सब चीज को काउंटर कर पाना राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किल होगा। जी। अच्छा, एक और चीज समझ में आ रही है, अब चूंकि जो बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली है, अगर होती है तो उसमें सोनिया गांधी भी जाने वाली हैं। अब सोनिया गांधी खुद जा रही हैं तो उसमें ना तो नीतीश की कोई भूमिका रह जाएगी, ना तो फिर उधर शरद पवार की कोई भूमिका रह जाएगी। तो ये इनके दिमाग में कुछ अभी आपने एक शब्द यूज करा था कि इनके अंदर कोफ्त हो रही है कि हम अपना महागठबंधन नहीं बना पा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, महागठबंधन बनाने के बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि महागठबंधन में जो दल शामिल होने वाले हैं वो इतने विरोधाभासी हैं कि उनका एक साथ हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब उसमें मान लीजिए अगर कांग्रेस शामिल होती है तो तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति नहीं आएगी। कांग्रेस शामिल हो रही है तो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस शामिल होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे विरोधाभासी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी कि नहीं शामिल होगी, और जहां लेफ्ट है वहां ममता शामिल होंगी कि नहीं शामिल होंगी। तो इस तरह के बहुत सारे विरोधाभासी स्थितियां हैं। उन स्थितियों से निपटना पड़ेगा। अब शिवसेना के ही 2 दल हो गए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 दल हो गए हैं। कौन किसके साथ रहेगा, किसका कितना सपोर्ट बेस किधर जाएगा। तो ये जो विरोधाभासी स्थितियां हैं, इन विरोधाभासी स्थितियों को दरकिनार करके ये जो संगठन है ये एक हो करके चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। पटना में क्या स्थिति थी, बेंगलोर में क्या स्थिति होगी, पटना में कितने लोग इकट्ठा हुए थे, बेंगलोर में कौन इकट्ठा हुए थे, कौन इकट्ठा होंगे, वैसे कौन लोग जो पटना में थे वो बेंगलोर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, उभरेंगे और बहुत सारे प्रश्न बाद में आएंगे। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर तो हम आप पूछेंगे,
लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उनको आपस में पूछने पड़ेंगे कि जी। अगर पटना के बाद ये कुनबा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो क्यों घट रहा है, और अगर घट रहा है तो फिर कहाँ घट रहा है, फिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो आप जब अभी इस लड़ाई में हो कि हम मिल जाएं पहले एक ऐसे दल के साथ जो अपनी चुनावी बिसात बिछा चुका है, तो आप कैसे मुकाबला कीजिएगा। और ऐसी नाराजगी भी नहीं है, ऐसी नाराजगी ना 89 वाली है, ना 77 वाली है कि सरकार के, या 2004 वाली है कि सरकार के खिलाफ ऐसी नाराजगी है कि आप किसी भी आदमी को चुनाव में खड़ा कर दीजिए और उसको वोट मिलेगा और चुनाव जीत जाएगा, ऐसी नाराजगी वाली स्थिति भी नहीं है। बल्कि दर दिन पर दिन चीजें एक बार फिर बेहतर होने लगी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। जी जरूर। वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन सीटें तो बीजेपी की बढ़ी है ना। और जब पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगने नहीं दिया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, चुनाव अनफेयर हुए, तब बीजेपी का प्रदर्शन इस तरह का रहा है। तो आप कल्पना कीजिए जब 2024 के चुनाव होंगे और जो प्रदेश का मतलब ये ग्रामीण चुनाव होते हैं, ये जो अभी जो चुनाव हुए ग्रामीण अंचल वाले चुनाव, इन चुनावों का चुनाव प्रबंधन प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति को होता है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना मैनेज करती है वहां अपने प्रतिनिधि के तौर पर, और सरकार की, राज्य सरकार की भूमिका नगण्य हो जाती है, होती ही नहीं है। उन परिस्थितियों में जब जितने भी सेंसिटिव बूथ हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाएंगे, और ये जो हुडलम्स हैं तृणमूल कांग्रेस के या जिस भी पार्टी के, मैं सब की मान ले रहा हूं, चारों की मान ले रहा हूं, वो नहीं होंगे। उस स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस का क्या असर होगा। तो वैसी ही चीजें आप कल्पना कीजिए, तो क्या स्थिति बनेगी, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, ये चाहे जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की भी बात मान लीजिए, वहां किसी को चुनावी गड़बड़ी करने नहीं दी जाएगी। तो जब चुनावी गड़बड़ी नहीं होगी, सेंट्रल फोर्सेस लगी होंगी, तब रिजल्ट क्या होगा आप कल्पना कीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछले बार चुनाव में हुआ था 18 के बाद 19 में बीजेपी सीधे 18 सीट पर पहुंच गई थी, और अभी भी ऐसा ना हो कि 24 में बीजेपी अपना लोकसभा में पुराना रिकॉर्ड तोड़ दे। इसलिए कि बीजेपी का वोट परसेंट, बीजेपी पर बहुत लोगों की नाराजगी थी, और वो नाराजगी कम हो करके फिर लोग बीजेपी के उसमें खड़े हैं, कार्यकर्ता आंदोलित है, कार्यकर्ता पूरे उसके साथ ममता बनर्जी के, तृणमूल कांग्रेस के कुशासन, गुंडई और जो उनकी जो उनकी हिंसा वाली प्रवृत्ति है, उससे लड़ने के लिए खड़ा है। ये बीजेपी को इस बार के चुनाव में बहुत ताकत मिली है कि उसका कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये चीजें देखने वाली होंगी मनिंदर जी 2024 में। जी, एक और आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, अब नीतीश बाबू तो बड़े मैच्योर हैं, उन्होंने ये गलती कैसे कर दी? नहीं, अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या नीतीश की चल रही है, क्या ये निर्णय सारे नीतीश के हैं या तेजस्वी के हैं, ये बड़ा प्रश्न है ना। तो अब नीतीश ऐसा कर रहे हैं या उनको सारे इंस्ट्रक्शंस उप मुख्यमंत्री की तरफ से जा रहे हैं, बड़ा प्रश्न तो ये है। तो आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब तेजस्वी के कारण हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश के पास इस तरह की स्थिति है, वो कमांड कर पा रहे हैं। ज्यादातर देखिए, अगर ये नीतीश मनमानी कर रहे हैं तो नुकसान, देखिए नीतीश का तो सब कुछ नुकसान हो चुका है। वो इस चुनाव में उनको कुछ हासिल नहीं है, आने वाले चुनाव में उनको कुछ हासिल नहीं है।
तो अगर ये नीतीश मनमानी कर रहे हैं, अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी पर बात करते हैं। देखिए एग्जैक्टली जी। तो मान लीजिए ये नीतीश कुमार का इंस्ट्रक्शन है, तब तो तेजस्वी को ही अलग हो जाना चाहिए, इसलिए कि इससे तेजस्वी को डैमेज हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार ये बीजेपी की मिलीभगत के साथ कर रहे हैं? ये तेजस्वी को प्रश्न करना चाहिए, क्यों आप हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये तेजस्वी कर रहे हैं तो उनकी अपरिपक्वता है। ये दोनों स्थितियां हैं, इस दोनों स्थितियों को वो बेहतर जानते होंगे कि कैसे कर रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समय निकाला और शो में आए। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करें। और जो दर्शक पहली बार इस शो में को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।